नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं हम रण क्षेत्र में। दरअसल भारत ने जिस तरीके से अपनी नीतियों में बदलाव किया, अपनी कूटनीति, अपनी रणनीति, अपनी सैन्य नीति, उसने पाकिस्तान को भाई परेशान कर दिया है। इस कदर पाकिस्तान बिलबिला गया है, बौखला गया है कि अब भारत को धमकियों के रूप में गीदड़ भभकी एक बार फिर से सुना रहा है। ज्यादा समय नहीं बीता, अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर की बरसी मनाई और एक बार फिर से पाकिस्तान को याद दिला दिया था कि जो तुम्हारी हैसियत है, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम आतंक को पनाह देते रहोगे और हम उस आतंक को झेलते रहेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अब तो हम तुम्हारे गढ़ में घुसकर आतंक का समूल विनाश करेंगे और अगर तुम नहीं सुधरे तो हम हर वो कदम उठाएंगे जो तुम्हें सुधारने वाला होगा। और इसी कड़ी में इंडस वाटर ट्रीटी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब स्थगित की गई, पाकिस्तान इस कदर पानी से परेशान हो चुका है, इस कदर उसकी अर्थव्यवस्था, उसके लोग परेशान हुए हैं कि अब देखिए गीदड़ भभकी, बौखलाहट, बिलबिलाहट, उसका डर उनके मंत्रियों के बयानों में साफ नजर आ रहा है। रण क्षेत्र में सवाल आज सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल पाकिस्तान की उस सोच का है जिसने दशकों तक आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हथियार बनाया और अब जब भारत ने अपनी नीति बदली तो इस्लामाबाद बेचैन हो रहा है। जिस पाकिस्तान ने भारत की धरती को आतंक की आग में झोंका, जिसने मासूमों का खून बहाया, जिसने हर शांति प्रयास का जवाब आतंकवाद से दिया, आज वही पाकिस्तान सिंधु के पानी की दुहाई दे रहा है। आज पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मली जैसे लोग ये धमकी दे रहे हैं, कहते हैं कि अगर किसी ने हमारे पानी को छुआ तो हाथ काट देंगे। भाई, आप हाथ काट देंगे? आपका हाथ खाली भी है, आपका हाथ तो जगह जगह कटोरा लेकर खड़ा हुआ है, तो हाथ काटने की धमकी किसे दे रहे हैं आप? सवाल ये है कि भारत के निर्दोष नागरिकों का जब खून बहाया गया आपके द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों की तरफ से, तब ये रुदन कहां था? पहलगाम से लेकर उरी, पठानकोट, पुलवामा और मुंबई हमलों तक आतंक की फैक्ट्री किसने चलाई? भारत ने वर्षों तक ये संयम दिखाया। भारत की उदारवादी नीति का ही ये परिणाम रहा कि 1960 की सिंधु जल संधि का सम्मान करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के पहले तक हमने आपके साथ इस समझौते को आगे बढ़ाया। लेकिन वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और अब जब हमने ये नीति अपनाई तो पाकिस्तान में घबराहट है, बौखलाहट है। पाकिस्तान ने कभी भी आतंकवाद रोकने की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जो आज भारत को धमकी दे रहे हैं, क्या उन्होंने कभी आतंक को खत्म करने का, अपनी धरती से खत्म करने का बीड़ा उठाया? जवाब है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, पहले ही स्पष्ट है। यह केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि भारत की बदलती रणनीतिक सोच की घोषणा थी। और आज का भारत वो भारत नहीं है जो हर बार आतंकवाद सहकर सिर्फ विरोध दर्ज कराएगा। आज का भारत आतंकवाद का जवाब कूटनीति से भी देता है, आर्थिक नीति से भी देता है और जरूरत पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी देता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या आतंकवाद को पालने वाला देश हर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नैतिक अधिकार रखता है? क्या जो देश आतंकियों को पनाह देता है वो सिर्फ पानी की बात कर सकता है और आतंकवाद पर चुप रह सकता है? पाकिस्तान कहता है कि पानी उसका अधिकार है, लेकिन भारत पूछता है, क्या आतंकवाद भी अधिकार है आपका? अगर नहीं तो पहले आतंक की फैक्ट्री बंद करिए, घुसपैठ बंद करिए, भारत विरोधी आतंकियों को संरक्षण देना बंद करिए और फिर उसके बाद कुछ बात करिए। आज पाकिस्तान को डर इसलिए नहीं लग रहा कि भारत ने पानी रोक दिया, डर इसलिए लग रहा है क्योंकि भारत ने अपनी नीति बदल दी है। और अब जब भारत आतंक और व्यापार साथ नहीं चलने देगा, आतंक और बातचीत साथ नहीं चलने देगा, आतंक और पानी भी साथ नहीं चलने देगा, तो पाकिस्तान की ये बिलबिलाहट स्वाभाविक है।
तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को अपने हिस्से के पानी का अब 100% उपयोग करने के लिए और अधिक आक्रामक नीति अपनानी होगी? क्या पाकिस्तान को पहले आतंकवाद छोड़ना होगा और तभी किसी संधि पर बात आगे बढ़ेगी? खुलकर करेंगे इस मुद्दे पर बात। हमारे साथ आज भारत से लेकर पाकिस्तान के तमाम अतिथि जुड़ेंगे इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका परिचय उनसे कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए किस तरीके की पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी आ रही है, जो धमकियां दी जा रही हैं और उन धमकियों पर भारत का रुख कितना स्पष्ट है, ये दोनों ही बयान आपके सामने रखते हैं और फिर शुरू करते हैं रणक्षेत्र की आज की डिबेट। बात हुई है, उसके क्लिप्स हैं, आप देखिए कि दुनिया क्या कहे। हमारी बात छोड़ दें, आप छोड़ दें ये बात कि मैं क्या कह रहा हूं, ये मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। मैं आपको एक लाइन में इतना कह सकता हूं कि पानी कहीं नहीं जाएगा। बाकी बिलावल क्या कहते हैं वो उनका प्रश्न है, उनका अपना पॉलिटिक्स वहां करना है, इसके लिए वो कहते रहेंगे। उन्होंने तो धमकियां भी दी थी कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वो भी आपने सुना होगा। तो ऐसे गिदड़ धमकियों से तो हम डरते भी नहीं है। पाकिस्तान के मिनिस्टर जो है क्लाइमेट, सो कॉल्ड क्लाइमेट चेंज वाले मिनिस्टर, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से नया पोर्टफोलियो आया है क्लाइमेट चेंज का, बट उन्होंने एक बहुत बेहुदा स्टेटमेंट किया है कि हम भारत का हाथ तोड़ देंगे अगर भारत सिंधु करार ये इसके ऊपर कोई एक्शन अगर लेगा तो, और हमारा पानी अगर बंद करेगा तो। ये गिदड़ भभकियाँ हम कब से सुनते आ रहे हैं, और ऐसी बेहुदा बातें ये सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान एक बात समझ ले कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको सिर्फ थोड़ी सी झलक दिखाई थी हमारी, लेकिन अब अगर आपने बेहुदा कोई हरकत की, हाथ ऊपर करेंगे तो तोड़ेंगे, अगर आपने थोड़ा सा अपना सिर भी ऊपर करने की कोशिश करी भारत की तरफ, तो फिर हम आपका नक्शा मिटा देंगे। तो सवाल यही है कि आखिर ये डर, ये बौखलाहट, ये गीदड़ भभकी क्या उसी डर का ही परिणाम तो नहीं है इस तरीके की बातें जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं? और अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि वो इस मुद्रा में है कि कोई जंग छेड़ सकता है, तो कम से कम पाकिस्तान को अपने अंदरूनी हालातों को अब समझ लेना चाहिए, आकलन कर लेना चाहिए। आइए खुलकर करते हैं बात इस विषय पर। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल्स का। हमारे साथ इस वक्त जाने माने विदेश मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट भी हैं, सुरेश गोयल सर आ चुके हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, तेज तर्रार तरीके से हर बातों को अपने सामने रखने वाले मेजर जनरल अनुज माथुर साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत। हमारे साथ जियो पॉलिटिक्स पर अपनी राय रखने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पीयूष मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पाकिस्तान से खास अतिथि के रूप में सीनियर जर्नलिस्ट यूनुस खान साहब भी जुड़ चुके हैं। यूनुस साहब, आपका भी स्वागत है। मैं शुरुआत सबसे पहले सुरेश सर के साथ करना चाहती हूं। सर देखिए, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान जब ऐसे बयान देता है तो हिंदुस्तान में, भारत में बैठे हुए हर घर में इस पर अब हंसी आती है, लोगों को हास्यास्पद सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन क्या है आज की तारीख में कि वो भारत के हाथ काट देगा। ये जो गीदड़ भभकी या जो ये धमकी दी जा रही है, सुरेश सर, योर फर्स्ट कमेंट। नमस्कार। नमस्कार सर। अब छोटी सी चीज कहूंगा मैं, क्योंकि ये पानी के ऊपर बात हो रही है। ये आपने वो हिंदी की कहावत सुनी होगी, अज्जल गगरी छलक जाए, भरी गगरिया चुप रह जाए। तो हमारी तो भरी हुई बाल्टी है, हम चुप रहेंगे। फालतू में बेकार में बोलने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। जिनको चिल्लाना है चिल्लाए, छलकते जा रहे हैं ये। अब ये धमकियों से तो कुछ होने वाला होता नहीं है। जो रियलिटी ऑन ग्राउंड वो रियलिटी है, इतना काफी है कहने के लिए मेरे। ग्राउंड रियलिटी लेकिन पाकिस्तान भी समझता है, लेकिन क्या ऐसी बातों को कहकर वो मैसेज किसे दे रहा है? मैसेज ये भारत के लिए है या खुद पाकिस्तान के अंदर के लोगों के लिए है, जिन पर जो विश्वास है वो खुद पाकिस्तान की सरकार और सेना खोती जा रही है? ये किसके लिए मैसेज है? अपनी बौखलाहट निकाल रहा है और कुछ नहीं। अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं, तो उसके बारे में हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, तो अपनी बौखलाहट निकाल रहा है।
मेजर जनरल अनुज सर, आपका भी इस पर फर्स्ट कमेंट, कैसे लिया जाए पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट को? तो सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को जय हिंद। जय हिंद। आपको मैं एक बात बताता हूं, देखिए जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको उसकी एक चीज समझने की आवश्यकता है, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये एक ऐसी ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी जो कि पाकिस्तान के पक्ष में हेवीली लोडेड थी। एक अपर राइपेरियन कंट्री इंडिया, उसने जिस प्रकार से पानी का बंटवारे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके उसके ऊपर साइन किया, मेरा ये मानना है कि ये बहुत ज्यादा वन साइडेड, लॉपसाइडेडली हेवीली लोडेड पाकिस्तान के फेवर में थी। पहली बात, इसका एहसान मेरे हिसाब से उनको मानना चाहिए। दूसरी बात, इस ट्रीटी के साथ साथ कुछ डैम्स को और कुछ सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ी रकम भी पाकिस्तान को के हवाले की गई थी। ये भी बात याद रखने की आवश्यकता है। हैविंग सेड दैट लावनी, अब मैं आपको बताता हूं, देखिए इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ वो अपना माहौल अपने वहां पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बात बिल्कुल साफ है कि अगर आप इस प्रकार की हरकतें करते रहेंगे तो कोई भी कदम जो है वो गलत नहीं है। आप देखिए, बावजूद 1965 के, 1971 के, 1999 के, भारत ने इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। फिर भी अगर आप किसी तरीके से रुकने वाले नहीं हैं, आपने कहा अपने इंट्रोडक्शन में, उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये पाकिस्तान की स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी है। ये किसी छोटे मोटे अखबार की खबर नहीं है, ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा डिक्लेयर, जियाउल हक ने डिक्लेयर करके रखा था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो ये जो चीज है, ये हाउ ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, बाय कैरिंग आउट टेरर। ये टेररिज्म जो है वो स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान की रही है और उसी की वजह से जो है संबंध कहीं ना कहीं बिगड़ते रहे। देखिए एक बात समझने की आवश्यकता है, जिस प्रकार का अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की आज है, उस अर्थव्यवस्था को देखते हुए आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो कहीं ना कहीं पॉलिसीज जो 1960 के बाद पाकिस्तान में चली हैं, वो कहीं ना कहीं फ्लॉड रही हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, वो भी उनकी फ्लॉड पॉलिसीज की वजह से हुए। 60s की अगर आप बात कर लें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से बेहतर थी, और आज भी है, हुआ? पहले भी थी और आज भी है सर। मैं आप ही के इसी पॉइंट को जरा यूनुस खान जी से एक स्टेटमेंट दे लेती हूँ। आप लोग इस वक्त आमने सामने हैं। यूनुस खान साहब, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप ये उम्मीद करते हैं कि भारत हमेशा आपके प्रति उदार रहे, तो भाई भारत ये नीति रही है, उदारवादिता हमने बहुत दिखाई, लेकिन उदारवादिता उसके लिए दिखाई जाती है जो इसकी परिभाषा समझता हो, जो आतंकवाद को पोषित करता हो। क्या उसके पास ये अधिकार है कि वो भारत को ये धमकी दे कि हाथ काट देगा? यूनुस खान साहब, देखिए जो आपकी बात हुई, आपने दहशतगर्दी की बात की है, मैं आपसे बिल्कुल 100% जो है मुत्तफिक हूं कि दहशतगर्दी जो है किसी भी मुल्क में हो, कहीं पर भी हो, वो गलत होता है। आप देख लें, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। तालिबान के साथी कौन है? आपका इंडियन हुकूमत कर रहा है। आपका एक टेररिस्ट को आपने जो है ना, मोदी को आपने जो है ना वो सदर वजीर आजम बना दिया, तो बैसियत कौन? तो इस वक्त आप लोग टेररिस्ट हमारे हो और प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहने से पहले जरा अपने आईने में, अपने आईने पर लगी हुई धूल को जरा साफ कर लीजिए कि आपके यहाँ आसिम मुनीर बैठा हुआ है, आपके यहाँ आसिम मुनीर बैठा हुआ है, और किस तरीके की बातें होती है, किस तरीके से आतंक को संरक्षण दिया जाता है। अभी मेजर जनरल साहब इस पर जवाब दे देंगे आपको। यूनुस साहब, आप, मुझे पता है कि आपकी सीमाएं, आप वहां बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि लाइव चैनल में ही आपको उठा लिया जाए, वहां तो ये नहीं चलता है। आप खुलकर बोल नहीं सकते हैं, आप खुलकर नहीं बोल सकते। पाकिस्तान में नहीं रहता हूं मैं, इंडिया की तरह नहीं हूं जो आपको स्क्रिप्ट। चलिए अनुज माथुर जी जवाब दे दीजिए। हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इनकी याददाश्त ताजा करने के लिए बता देता हूं कि तालिबान का जन्मदाता कौन है, और जब अमेरिका वहां से अपने हथियार छोड़ करके गया था तो सबसे ज्यादा अपबीट कौन सी कंट्री थी। मैं इनको इनके बयानात याद दिला देता हूं कि इनके एक मंत्री थी या कोई स्पोक्स पर्सन थी, उसने कहा था कि इंशाल्लाह तालिबान अब हमें कश्मीर फतेह करके देगा। इस प्रकार की बातें ये लोग कर रहे थे। तालिबान के जन्मदाता ये हैं। तालिबान को पूरी
पूरी तरह से तैयार इन्होंने किया, और अब जब वही तालिबान इनको सबक सिखा रहा है तो अब उसका ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इनको ज्ञान होना चाहिए लावणी, पहले बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, कि हमारे तालिबान से ताल्लुक है, हमारे किसी तालिबान से हमारे ताल्लुक। मेरे भी सुने, जवाब देता हूं आपको। ये मर्जी की बात कर रहे हैं, प्लीज यार, जस्ट 1 मिनट खान साहब, मुझे बोलने दीजिए, आप बोलिएगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपके बोलने 30 सेकंड्स आप ध्यान रखिए। तो मैं ये कह रहा हूं, देखिए कि ये जो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हैं वो अभी के नहीं हैं। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते सदियों पुराने हैं। ये जो डूरंट लाइन जिस पर ये लोग लड़ाई कर रहे हैं अभी, ये डूरंट लाइन भारत और अफगानिस्तान की सीमा है, ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। पाकिस्तान तो उसका जन्म ही 70-80 साल पहले हुआ है। तो ये बात समझने की आवश्यकता है कि आतंक जहां पर भी आतंकवाद की बात होती है यूनुस खान जी, तो वहां पर उसकी जड़ पाकिस्तान ही निकलती है। यही बात अभी हम सभी कहने की कोशिश करेंगे, बात आपको समझ में नहीं आती है। देखिए, आप बात ना काटें, पहले आप सहाफी हैं और सहाफी का काम होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। मैं फ्रांस में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं रहता हूं, मैं फ्रांस में रहता हूं, आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात ये है कि इंडिया के आप हमसायों में देख लें, उनके साथ चाइना है, उनके साथ बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, किसी एक मुल्क देश के साथ उनका ताल्लुक ठीक नहीं है। तो सिर्फ इंडिया ठीक है या सिर्फ सारे मुल्क गलत है? आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सारे दहशतगर्दियों को आप सपोर्ट करते हैं इस टाइम, बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसको आप सपोर्ट करते हैं, तालिबान को जो है वो आप सपोर्ट करते हैं, आप और दाम आप लगा रहे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जरा ठीक कर लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। एक सेकंड में जैसा, एक सेकंड, इन्होंने जिन देशों का नाम लिया इनको ये नहीं पता कि उन देशों से भारत के क्या रिश्ते अब बने हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जिन देशों में आप अभी कटोरा लेकर खड़े हुए हैं ना, वो देश भी भारत से शेक हैंड करना चाहता है और खड़ा होता है लाइन में भारत से रिश्ते को बनाने के लिए। ये बात आपको क्लियर करनी होगी। लेकिन यूनुस साहब, मैं समझ सकती हूँ, आप भले ही फ्रांस में बैठे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी में समझ रही हूँ। अच्छा, पाकिस्तान की इकोनॉमी, सर लीव एवरीथिंग, लीव, जस्ट टेल मी अबाउट योर इकोनॉमी, जस्ट टेल मी अबाउट योर इकोनॉमी। आप जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी के स्टेटस बता दीजिए जनाब, आपने तो पढ़ लिया होगा। मैं बताता हूं, मैं आपको बताइए ना, बताइए क्या है स्टेटस पाकिस्तान की इकोनॉमी का? आपके घर में तो टॉयलेट ही नहीं है लोगों के पास, आप लोग बात करते हो। आपके रोड के ऊपर लोग पैदा होते हैं, लोग रोडों के ऊपर मरते हैं। हमारे लोगों की ये हालात नहीं है आप लोगों की तरह। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि यूनुस खान शायद अभी वो चैप्टर नहीं खोलना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने पाकिस्तान का वो चैप्टर खोल दिया तो इन्हें पानी पानी होना पड़ेगा। दरअसल पानी के कई मायने होते हैं। अब पानी पानी इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि वो चैप्टर खुलेगा तो पाकिस्तान की पोल खुलेगी कि पाकिस्तान की आज जीडीपी क्या है और भारत की जीडीपी क्या है, पाकिस्तान आज किस पायदान पर है और भारत कहां पहुंच चुका है। मैं जल्दी से पीयूष जी से भी एक कमेंट ले लेती हूं। पीयूष जी, जियोपॉलिटिकल जब हम बात करते हैं और खासतौर से जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है? और ये मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत की जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं वो अब उसकी नई ऑफेंसिव पॉलिसीज में, विदेश नीतियों में दिखाई देने लगा है। पीयूष जी, देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ही एक जेनरस ट्रीटी थी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम एक अपस्ट्रीम नेशन है और इसका वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न रिवर्स पूरी तरीके से इसका पाकिस्तान को दिया गया, ईस्टर्न रिवर्स हमें मिला, जिसके कारण 80% वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स में जो पानी है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आज स्थिति ये हो गई है कि आज हमने जब उनका पानी पिछले साल भर से बंद कर दिया है तो उनकी लगभग 23 से 24% की जीडीपी और 37 से 38% की उनकी वर्कफोर्स एक तरीके से हाशिए पे आ गई है और उनका जो एग्रीकल्चर है वो 80% पानी के लिए तरस रहा है। तो इनका ये एक बेसिकली एक इनकी कोशिश है, जो इनके 3 बड़े बड़े नेता हैं वो इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस इशू को। और आप देखिए कि पिछले 10-12 साल में ये इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि पाकिस्तान जो है वो चीख के रह जा रहा है, लेकिन ये इशू को इंटरनेशनलाइज नहीं कर रहे हैं। इवन यूएस जो इनके हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहता था, वो जब यहाँ पे होता है तो ट्रंप बहुत ही क्लियरली ये चीज कहते हैं, मोदी इज केपेबल इनफ टू हैंडल व्हाटएवर हैपेंस इन हिज नेबरहुड। तो ये चीज इनको समझनी पड़ेगी कि आज इंडिया पे ये थूकेंगे भी तो इन्हीं के चेहरे पे वो थूक इनकी गिरेगी। और जहां तक बात हो रही है, आप इसको सिर्फ 4 शब्दों में समझ लीजिए कि टेररिस्ट नेशन कौन है, कौन हाशिए पे है। इस्लामिक नेशंस में ही जो इनकी एक लिवरेज हुआ करती थी, डिप्लोमेटिक लिवरेज, वो
पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। इस्लामिक नेशन ही इनको कोई भीख देने को तैयार नहीं होते हैं। इनको 4 साल के लिए ग्रे लिस्ट में रखा गया तो इनके इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुके हैं। आज इंडिया 4 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी है, ये शायद 0.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी नहीं होंगे। आज हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज में कन्वेंशनल वॉरफेयर ले लीजिए, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर ले लीजिए, हर जगह पाकिस्तान दूर दूर तक हमारा नहीं है। चलिए। मैं बस यही कहूंगा, पीयूष जी, पाकिस्तान हमने से इतनी कंपेयर इतनी करना पोल इंडिया खोल के दी, लिए हमने एक इतनी शर्मनाक पोल खोल स्थिति दी होगी पाकिस्तान आज की। की, हमने इतनी पोल खोल दी पाकिस्तान की कि यूनुस खान साहब बीच में ही डिबेट छोड़कर चले गए। मैं फिर उनको इनवाइट करती हूँ, मैं फिर उनको रण क्षेत्र में इनवाइट करती हूँ कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप सच्चे हैं, हाँ, और फ्रांस में रहकर भी आपको डर लग रहा है, तो अगर आप सच्चे हैं तो जरा दोबारा रिज्वाइन कीजिए। हम सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट हैं सुरेश गोयल सर हैं। सुरेश सर, देखिए, ये जो डिप्लोमेसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, लेकिन डिप्लोमेसी में भी हम जब तक डिफेंसिव होते हैं तब तक परिस्थिति अलग होती है, ऑफेंसिव होते ही परिस्थितियां अलग हो जाती हैं। पाकिस्तान को लेकर ये बदलाव ज़रूरी था। बीते 1960 से लेकर अगर 2025 तक हमने दिया ही ना, हमने बहुत उदारवादिता दिखाई, हमने ह्यूमैनिटी दिखाई, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? हमें सिर्फ और सिर्फ दुख मिले, हमारे लोगों को मारा गया। इसीलिए ज़रूरत थी कि हम ऑफेंसिव हुए और आज यही तकलीफ पाकिस्तान को है कि भाई हमने तो नीति बदल दी, अब क्या करें? इसीलिए इस तरीके की परिस्थितियां, इस तरह की गीदड़ भपकियां हैं। सुरेश सर जी, लावनी जी, दो चीजें हैं। देखिए जी, डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि डिप्लोमेसी में जो साइडें इन्वॉल्व हैं, 2, 3, 4 जो भी हैं, 20 भी हों, कि वो आपस में मिलकर के एक समझने के लिहाज की दूसरे क्या बात कर रहे हैं और उन बातों को एकोमोडेट करके क्या कोई कॉमन ग्राउंड या कॉमन प्लेटफॉर्म बन सकता है, वो डिप्लोमेसी होती है। लेकिन डिप्लोमेसी में अगर कोई एक भी साइड वो ये कहना शुरू कर दे कि भाई मेरा मन तो ये कर रहा है, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, आप बोलो क्या कर लोगे मेरा। पाकिस्तान का रवैया वही रहा है, टोटली ऑटोक्रेटिक। उनका जो कुछ हाँ, ये बात आप सही कह रही हैं कि राइट फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स काफ़ी उनके लिए एकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। उस टाइम पर एटीट्यूड ये रहा कि हमारी तरह से ये भी अभी अभी आज़ाद हुए हैं, इनको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, अगर ये आगे बढ़े तो हो सकता है इनका रवैया हमारे लिए अच्छा हो जाए। लेकिन हमने उस टाइम पर जो असेसमेंट किया था कि पाकिस्तान की ये जो एक समस्या है कि हिंदुस्तान से आज़ाद हुए हैं, उनको बार बार ये याद दिलवाना पड़ता है कि 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था। आप जब बोलते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान, आप कहाँ थे 47 से पहले? उसको आप अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं कि आप हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा थे। तो आप अगर बोलते हैं कि तब ये हुआ था, तब आप भी हिंदुस्तान थे। बहरहाल तो उनको उस चीज़ से फर्क नहीं पड़ा कि वी ट्राई टू एकोमोडेट, कि साथ साथ चलना है, चाहे व्यापार की बात हो या पानी की बात हो, कोई भी बात हो। तो अल्टीमेटली एक डिप्लोमेसी की हद होती है जहाँ पर बातचीत खत्म हो जाती है और बातचीत के बाद में फिर साफ साफ बोलना पड़ता है कि भाई देखिए बहुत हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी में मैं इसीलिए लीगैलिटी की बात मैं अभी शुरू से कर ही नहीं रहा हूँ। अगर लीगैलिटी की बात करें तो उनकी भी ऑब्लिगेशन है। उनकी ऑब्लिगेशन ये है कि एज अपर राइपेरियन जो ईस्टर्न वाटर रिवर्स है, अगर हम उसके ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल काम करना चाहें तो बिना किसी डिबेट के, बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। वहां पर उनको भी दिक्कत होती है। हाँ, एक चीज ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ जल्दी से 30 सेकेंड्स में। सर मेरा एक सवाल प्लीज छोटा सा मैं जोड़ रही हूँ आपकी ये बात में, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो ट्रीटी थी वो 2 देशों के बीच में है, भारत को ये राइट नहीं है कि वो सिंगल हैंडेड कोई डिसीजन ले ले। क्या ये जो बात कही जाती है ये सही है? क्या भारत सिंगल हैंडेड कोई डिसीजन नहीं ले सकता है? देखिए, पहले तो कोई, अगर इसको बात में साफ साफ करना चाहें, ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियंस के बीच में जो संबंध हैं वो अपने पानी को किस तरह शेयर करे, इसके बारे में कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है। तो अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी रखें या नहीं रखें, उसके लिए किसी इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं होगा।
वो जो ये कह रहे हैं कि हमने एक बार IWT कर लिया है तो उसके अंदर हमको ये करना चाहिए, ने किया। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि इतना करने के बाद भी आपका रवैया नहीं बदला है, आपको ये लगा कि आतंकवाद का रुख इख्तियार करके आप हमारे ऊपर जोर डालते रहेंगे और हम आपके आगे हमेशा जो है दबे हुए रहेंगे। तो उनको खाली एक अब ये खंडे कर दिया गया है कि अपर राइपेरियन हमारी आपके लिए कोई दारोमदारी नहीं है। वी हैव नो ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स यू एज एन अपर राइपेरियन। एग्जाम्पल दे देंगे हम चाइना का कि चाइना अपर राइपेरियन है ब्रह्मपुत्रा के लिए, उसके बाद चाइना राइपेरियन है मेकोंग का, उस बावजूद वो कभी भी ऐसा लॉ फॉलो नहीं करते हैं जिसमें लोअर राइपेरियंस के हितों की सुरक्षा की। तो हम सीधी सी बात अब ये है कि ये हो गया, हम नहीं कर रहे हैं। तो जैसे बोलते हैं भाषा में, तो बताइए आप क्या करेंगे, बताइए आप छोड़ेंगे? चलिए हाथ काटेंगे, आप हाथ काटिए, कितने हाथ काटेंगे हमारे आप? नहीं, सवाल ये है कि आप हाथ काटेंगे कैसे। मुझे तो जब मैंने ये पहला स्टेटमेंट सुना, मेजर सर आपके पास आ रही हूँ, ये स्टेटमेंट सुन के मुझे इसलिए हंसी आई क्योंकि दिमाग में बस यही आया कि आप हाथ काटोगे कैसे। हाथ काटने के लिए भी हाथ की जरूरत तो है, लेकिन आपके हाथ पे तो कटोरा है, दोनों हाथों में आपके कटोरा है। और बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान जो भारत को धमकी देता है वो भारत की इकोनॉमी और अपनी खुद की इकोनॉमी, भारत में घटती हुई जो महंगाई दर किस तरह से घट रही है, हम कितने बैलेंस्ड वे में चल रहे हैं और पाकिस्तान में क्या हालात है, उसको टटोलना चाहिए। लेकिन नहीं, वो नहीं टटोलेगा क्योंकि उसको अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने आप की छवि को सुधारना है। एक तरीके से वो जो फेस सेविंग जो होती है, इस स्टेटमेंट के माध्यम से वो अपने देश के लोगों के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश करता है। मेजर सर, क्या ये माना जाए कि वाटर वॉरफेयर और वाटर स्ट्रैटेजी दो अलग अलग चीजें थी और आज की तारीख में हमारे लिए वाटर स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है? एक मैं नोट यहां पे बता देती हूं क्योंकि ड्यूरिंग द डिबेट ही मुझे मेजर जनरल सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा भी साझा किया, अपने दर्शकों को भी साझा कर देती हूं कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली अगर भारत की बात करें तो गरीबी घट चुकी है, 5.3% पर आ चुकी है, जबकि पाकिस्तान में यह दर 44.7% से बढ़ चुकी है। अब यूनुस खान होते तो शायद इस आंकड़े को भी कह देते कि ये बनावटी आंकड़े हैं, लेकिन बहरहाल वो डिबेट छोड़कर भाग चुके हैं, सच का सामना वो नहीं कर पाए। मेजर सर, लावली देखिए, ये बिल्कुल सच है। ये एक इंपॉर्टेंट इशू जो मैं पहले भी रेज करने की कोशिश कर रहा था, वो समझने की आवश्यकता है और ये हमें समझने से, हमारे से ज्यादा पाकिस्तान के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी 60 के दशक तक भारत की इकोनॉमी से ज्यादा सशक्त थी। पाकिस्तान के रुपया और भारत का रुपया लगभग बराबर उनकी कीमतें थी। आज पाकिस्तान का रुपया भारत के रुपये से 4 गुना कमजोर है और पाकिस्तान की इकोनॉमी कहीं भी नहीं है। आधा पाकिस्तान गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है और ये जो संकट संघर्ष की वजह से पैदा हुआ था, उस संकट में आप देखिए पाकिस्तान के ऊपर किस प्रकार से लाहौरी असर हुआ है। उनकी पेट्रोल गैस की कीमतें आप देख लीजिए कहां की कहां पहुंच गई हैं, हम कहां पर हैं। और वो जाने से पहले बात करके गए हैं कि हमारे अपने मित्र राष्ट्रों से कैसे संबंध है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को और उनको, अगर वो सुन रहे हैं, कि हमने इस संघर्ष के दौरान जब पूरे विश्व में गैस ऊर्जा का संकट था, हमने श्रीलंका को, बांग्लादेश को, नेपाल को, मालदीव को, कई देशों को तेल से मदद करी है, बांग्लादेश को। तो ये हमारे संबंधों की बात कर रहे थे। मेरे को लगता है कि इनको कुछ तैयारी आपको पढ़ करके सोच समझ करके यहां पर आना चाहिए। जहां तक प्रश्न वाटर वॉरफेयर और वाटर स्ट्रेटेजी का है, देखिए वाटर स्ट्रेटेजी और वाटर वॉरफेयर में एक तरीके से एक चीज की कॉमनैलिटी दिखाऊंगा आपको। वो कॉमनैलिटी ये है कि वाटर वॉर स्ट्रेटेजी होती है कि हम जो दो, अगर ऐसे वाटर नेचुरल वाटर सिस्टम्स हैं जो हमारे दोनों देशों के लिए कंबाइंड जॉइंटली तो हमारे दोनों देशों के लिए हैं, तो उनको मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उसको उनके पानी को शेयर कैसे किया जाएगा, ये जो होता है ये वाटर स्ट्रेटेजी होती है। और यही स्ट्रेटेजी हम लगातार सही प्रकार से करते आ रहे हैं। मैं फिर इस शब्द का प्रयोग करूंगा, लावनी आपकी इजाजत से, हमने पाकिस्तान पर 1960 में एहसान किया, उनको अधिकतर पानी दे दिया।
जैसे आप 3 नदियों की बात करते हैं, हालांकि टेक्निकली ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा बिंदु और बताना चाहूंगा। जब आप कहते हैं कि जो पूर्वी 3 नदियां हैं, झेलम, रावी, चिनाब और रावी, सतलुज और ब्यास तो भारत से निकल करके, हिमाचल से निकल करके पंजाब में खत्म हो जाती है। उस नदी का पानी टेक्निकली तो उस नदी के रूप में जा ही नहीं रहा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, हालांकि इसको तथ्यात्मक नहीं कह सकते, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो हमने अपने हिस्से में 2 ही नदियां रखी थी, रावी और सतलुज, बिकॉज ब्यास हरिके के बाद एक नदी है ब्यास और सतलुज। तो ये समझने की आवश्यकता है कि हमने बहुत बेहतरीन, तो उसको कह सकते हैं कि हमने एक बड़े भाई की तरह एक अच्छी स्ट्रेटेजी को अपनाया। अभी उसी स्ट्रेटेजी को हम वेपनाइज नहीं कर रहे हैं, उसको जो हमने उस समय इनके ऊपर एहसान किया था और जो हमारा शेयर पानी का इनको हमने दे दिया था, उस शेयर को रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पे भी हमने ये नहीं किया कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, हम तो यूं कर रहे हैं कि हम अपने पानी का मैनेजमेंट सही करेंगे, सही तरीके से करेंगे, हाँ, और जब मैक्सिमम हम करेंगे। अपने पानी का मैनेजमेंट सही करेंगे लावनी, तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से पानी का फ्लो पाकिस्तान में कम हो जाता है। पिछले 60, 62, 65 सालों में ये जो गैप हमारे हैं, जो नीचे उनका जो लास्ट लोएस्ट गेट है, वो आज तक खुला नहीं है। वहां पर डीसिल्टिंग हमने किया नहीं है, कुछ भी नहीं करते। तो अब हम कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ अपने पानी का सही उपयोग करेंगे और उस पानी को अपने लोगों तक पहुंचाएंगे, मैनेज करेंगे। हम यही कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं पीयूष जी, अगर हम कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ कदम तो उठाने होंगे, और वही वर्तमान सरकार उठा रही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर चर्चा जरूरी है। अगर हम ये कहते हैं कि हम अपने पानी का 100% इस्तेमाल करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, जैसा कि अभी दोनों हमारे जो रिनाउंड गेस्ट हैं उन्होंने कहा भी, लेकिन क्या अभी हम लोग उस स्टेटस में हैं कि हम उसको पूरी तरह से मैनेज कर पाए? क्योंकि इतनी जल्दी, क्योंकि वो बड़े जलाशय, बड़े बांध, ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग होंगी। क्या आपको लगता है कि भारत के लिए अभी ये एक चैलेंज है? हालांकि जल संसाधन मंत्री सी आर पाटिल साहब ये कह रहे हैं कि टिल 2028 हम सब चीज़ मैनेज कर लेंगे, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा पीयूष जी? देखिए, धीरे से जब हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारे रिजर्वॉयर्स बढ़ेंगे, धीरे धीरे ये कैपेसिटी जब एनहांस होगी, तो विद टाइम क्यों नहीं हम इसको कर सकते। और जिस तरीके से हमने अभी इस स्टैंड को लेके रखा हुआ है, और 1 साल तक हम किसी भी कोई इंटरनेशनल प्रेशर अब में आने तो दूर की बात, हम पे कोई इंटरनेशनल प्रेशर बना भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक लिवरेज और डिप्लोमेटिक जीत इंडिया की है, जो इस तरीके के इशू पे, जो कि एक ट्रीटी के तहत थी, बायलैटरल ट्रीटी के तहत थी, जिसको पाकिस्तान बहुत हद तक विश्व मंच पे उठाने की कोशिश कर रहा है, अभी भी कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बदला हुआ भारत का स्वरूप है, जिसके कारण आज ये हो पाया। और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने सही कहा, आज के समय में हम बिल्कुल उस मामले में पूर्णतः सक्षम नहीं है कि वो पानी को हम पूरी तरीके से उपयोग कर सके, लेकिन गिवन द टाइम फ्रेम और जिस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिनों दिन उसमें प्रगति कर रहा है और बॉर्डर एरियाज में उस पर ध्यान दिया जा रहा है, इन टाइम्स टू कम हम इसको बहुत अच्छे से न केवल उपयोग करेंगे, बल्कि इंडिया के संसाधनों में एक इसका बहुत बड़ा शॉट इन द आर्म की तरह ये इंडस वाटर ट्रीटी का ये नया स्वरूप काम है, एक नया स्वरूप रहेगा। और यहाँ पर सुरेश सर देखिए, क्योंकि पाकिस्तान तो अब चारों खाने चित है, भारत ने कहीं से भी छोड़ा नहीं है पाकिस्तान को, तो ऐसे में अब एक नई उन्होंने तरीका अपनाया, वो एक आज मंगलवार से ही वाटर सेमिनार शुरू कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट को बुला रहे हैं, और हमारे मित्र चाइना से भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो मेरा सवाल यही है कि ये जो चाइना और पाकिस्तान की जो बढ़ती नज़दीकियाँ दिखाने की कोशिश पाकिस्तान करता है, क्या इस मैटर में भी जो भारत की वाटर पॉलिसी है, चाइना किसी तरीके से उसको क्या इफेक्ट डाल सकता है, या फिर ऐसे में भारत की का क्या स्टेप होना चाहिए? सुरेश साहब। सर हाँ, प्लीज अनम्यूट योर डिवाइस। हाँ प्लीज सर। आपका सवाल ऐसा है कि उसके बारे में अगर 1 घंटे का भी डिस्कशन किया जाए तो कम हो जाएगा। आप वहां पर सेमिनार भी हो रहे हैं, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि अनलाइक द लॉ ऑफ सीज, जैसे होता है कि हम कहते हैं कि भाई आपने कहा हॉर्मस स्ट्रीट को आप नेविगेशन से रोक नहीं सकते हैं, कमर्शियल शिपिंग के लिए ये फ्री है, ये तो होना चाहिए, फ्री फॉर नेविगेशन।
लॉ ऑफ सीज में लिखा हुआ है कि उसमें कंडीशन है, जो भी करना है वो है, लेकिन एक लॉ है। पानी की शेयरिंग के लिए कोई लॉ नहीं है। ये पाकिस्तान को बात समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह से। ये तो के लिए अगर मान लीजिए, जैसा कि आपने चाइना का एंगल उठाया, अगर हम पाकिस्तान का पानी रोक लेते हैं, और पहली बात तो जैसे कि पीयूष जी कह रहे थे, अभी तक जो ये कह रहे हैं कि हमारा पानी रुक गया, ये हाय तौबा बचा रहे हैं, अभी तक पानी रुका वैसे, क्योंकि रोकने के लिए जो रिजर्वर्स बनने चाहिए वो बनते हैं, अभी उसमें टाइम लगेगा। उन्होंने पहले से ही शोर मचाना शुरू कर दिया है कि जैसे रोते बच्चों को माँ चुप कराएगी, तो उनको आशा ये है कि हम रोना शुरू कर देंगे तो लोग आएंगे आगे बढ़ के हमारी सपोर्ट के लिए। तो अभी से शोर मचा रहे हैं, हुआ नहीं है, ये होगा, टाइम लगेगा उसमें। लेकिन मान लीजिए उनके रोने को देख करके चाइना कहता है कि सपोर्ट करना है। पहली बात तो हमने चाइना का रिकॉर्ड देखा है, चाइना जो भी करता है अपने मतलब के लिए करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई हो और हो, उसकी सहायता के लिए नहीं करता है वो कभी भी नहीं। तो पाकिस्तान को ये भूल जाना चाहिए कि चाइना उनकी सहायता के लिए कुछ करेगा। अगर ब्रह्मपुत्र के ऊपर वो डैम बना रहे हैं, वो अपनी बिजली बनाने के लिए ऊपर तिब्बत में, तो अगर चाइना कर सकता है तो वो ब्रह्मपुत्र का पानी जो वहां पर स्टोरेज है उसको पूरा खोल कर, और ये ऊपर सोर्स है ये बता चुके हैं, तो भारत में फ्लड्स आने की नौबत आ सकती है ये। लेकिन वो हम उसके लिए तैयार भी हैं कि ऐसा ना हो। तो पाकिस्तान की सहायता कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। आखिरी चीज ये है कि जो आपने मुद्दा उठाया था वाटर स्ट्रेटेजी और वाटर वॉरफेयर, ये आपने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया। हम वाटर वॉरफेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम पानी बंद कर रहे हैं पानी, लेकिन हम पानी की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम आपको जो हमारी रिवर्स हैं उनमें से किसी, चाहे वेस्टर्न रिवर हो या ईस्टर्न रिवर हो, हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम आपको पानी दें। ठीक, तो आप चाहे जो चाहे कर लीजिए, हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। हम अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। 30 सेकंड्स में मेजर सर, रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव पॉलिसीज के तहत अब भारत आगे बढ़ेगा, और ये इसका सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा प्रमाण है। 30 सेकंड्स सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मैं पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए, हम बिल्कुल प्रोएक्टिवली इस पे काम करेंगे। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हम बिना इस संधि के अधिकतर प्रावधानों को खारिज किए हुए हम कर सकते हैं पाकिस्तान में जाने वाले पानी के फ्लो को रेगुलेट। जो बांध बने हुए, थोड़ी देर पहले कहा मैंने, बांध बने हुए डीसिल्टिंग करके अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ा करके, वो संधि का उल्लंघन नहीं है। उसके अलावा जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा होता है, ठीक है सर, समय मुझे इतनी ही अनुमति दे रहा है, थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोगों ने कम शब्दों में ही जो गागर में सागर भरा, देखिए यूनुस खान को भागना पड़ा, और यही है पाकिस्तान की सच्चाई कि जब हम सच से सामना कराते हैं, भारत जब राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से बात करता है, तो पाकिस्तान के छक्के छूटते हैं और उसे बीच डिबेट में भागना पड़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही।